हेलो एवरीवन। आज हमारा क्लास 7 का चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो हमारे सीटेट पेपर 2 के लिए, ईएमआरएस के एग्ज़ाम के लिए और बीपीएससी 2.0 का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है 6 to 8 के लिए, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने है ना प्लांट में न्यूट्रिशन देख लिया है, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं। एनिमल्स जो है अपना खाना प्लांट से डिराइव करते हैं, इसलिए उनको हम है ना हेटेरोट्रॉपिक बुलाते हैं, ठीक है। तो एनिमल जब खाना खा लेते हैं उसके बाद वो उनकी बॉडी में कैसे कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे कैसे यूज कर होता है, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एनिमल को ने खाना खाया, ठीक है, और उसके बाद है ना उसकी बॉडी ने उसे कैसे यूज किया, ठीक है। तो फूड में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होता है, फैट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी ना डायरेक्टली उसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकती, ठीक है। धीरे धीरे उसको है ना और भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती है, ठीक है। तो जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, यानी कि मैंने जो बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट का पीस खाया था, उसको अब जब है ना स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट में, छोटे पार्ट्स में वो टूट जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। आपने खाना खाया तो आपने एक रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा खाया था, लेकिन जब वो पूरा का पूरा बॉडी उसे यूज कर लेती है, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में चला जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है ना हमारी बुक में एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो स्टारफिश होती है, ठीक है, तो स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट को है ना अपने बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है। उसके बाद है ना जो शेल के अंदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेल वाले एनिमल होते हैं ना समुद्र में, ठीक है, उनको अपने पेट में डाल लेती है, खा लेती है, और उसके बाद दोबारा से अपने स्टमक को अपनी बॉडी में डाल लेती है, और ऐसे उसका खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही रेयर एनिमल्स होते हैं। तो स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट को वो बाहर निकाल सकती है अपनी बॉडी से, ठीक है, उसमें उसके बाद खाना डाइजेस्ट करती है। उसके बाद आता है ह्यूमन में डाइजेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आती है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बकल कैविटी, जो हमारा मुंह वाला एरिया होता है ना, हमारे जो टीथ है, टंग है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फूड पाइप के बाद, ईसोफेगस के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है, वहां पर बहुत सारा डाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है ह्यूमन डाइजेशन, और एनएस पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। कनाल के पार्ट क्या क्या है वो मैंने बताया, ठीक है। तो सारे के सारे जो ये पार्ट्स है जिसमें अभी बताया, इस सबको हम क्या बुलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बुलाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो फूड है ना हमारा जैसे जैसे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से पास करता रहता है, कुछ कुछ पार्ट ना उसका डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है, ऐसे जूसेस सिक्रेट होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जैसे हमने शुगर खाया है, प्रोटीन खाया है, उसको है ना बहुत ही सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ जो कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेंगे, इनको हम क्या बुलाते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है आपने ना फूड को खाना शुरू किया है, ठीक है, अपनी बॉडी में आपने फूड को लेना शुरू किया है। तो सबसे पहले आप है ना जब फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं, अपने माउथ में जब आप डालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन, ठीक है। उसके बाद है ना हम अपने खाने को चबा कैसे पाते हैं, दांतों की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे दांत कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे दांत है ना दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। तो मिल्क टीथ वो होते हैं जो सबसे पहले बच्चे के दांत आते हैं, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, और ये ना 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी टीथ है। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। इस मिल्क टीथ गिरने के बाद जो हमारे दूसरे टीथ आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बुलाते हैं, परमानेंट टीथ बुलाते हैं, और ये मोस्टली पूरी लाइफ रहते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में जाके गिर रहे होते हैं। उसके बाद है ना हमारे टीथ को है ना हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो आप अपने सबसे फ्रंट के अगर 4 दांत देखोगे वो इंसीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना आपके फ्रंट 4 के साइड में है ना 2 बहुत ही ऐसे शार्प टाइप के टीथ होते हैं, उनको हम कैनाइन बुलाते हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो टीथ है उनको प्रीमोलर्स, और सबसे लास्ट में जो हमारे टीथ है उनको हम मोलर्स बुलाते हैं, ठीक है। हमको है ना हेटेरोडोंट भी बुलाते हैं। हेटेरोडोंट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमारे ना एक टाइप के टीथ नहीं है ना, 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टीथ है, और 2 टाइप के आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, इसलिए है ना ह्यूमंस को हेटेरोडोंट भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके
मुंह में, ठीक है। तो आपके मुंह में क्या होता है, जैसे आपने स्टार्च खाया वो है ना शुगर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और कौन मदद करता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। और हमारे पास है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाइवरी ग्लैंड कितने हैं, उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो पैरोटिड्स है, और ये ना हमारे चीक वाले एरिया में इनसाइड, अगर हमारे चीक, जिस एरिया को हम बाहर से चीक बोलते हैं, अगर उसके अंदर वाले एरिया में आप देखेंगे तो वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड का एक पार्ट है। उसके बाद आता है हमारे सबमेंडुलर ग्लैंड, जो हमारे है ना लोअर जॉ में प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे वाला जो हमारा जबड़ा है वहां पर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आता है हमारा सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल जो होता है वो हमारे टंग के नीचे है, ठीक है। तो लिंगुअल का मतलब है ना लैंग्वेज भी होता है ना, तो लिंगुअल यानी कि आप बोलते कैसे हो, अपनी टंग की हेल्प से बोलते हो ना, तो इसलिए आपको याद रहने में आसानी रहेगी। उसके बाद है ना हमारे 3 पेयर्स है, ये जो है ना ये सब पेयर्स में प्रेजेंट है। पैरेटिड के भी 2 पेयर है, सबमैंडुलर के भी 2 पेयर है, सबलिंगुअल के भी पेयर है, यानी कि ये सब है ना जोड़े में प्रेजेंट है। उसके बाद है ना जिस एंजाइम को ये तीनों मिलकर सिक्रीट करते हैं उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का पीएच कितना होता है, 6.8। और ये क्या करता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, ठीक है, स्टार्च खाया है, उसको है ना शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टेस्ट हम करके देखते हैं। तो जैसे क्या होता है, अगर आपने है ना बॉइल्ड राइस बनाया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो आपको पता है राइस में ना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो है ना ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक है। वो क्या दिखा रहा होता है कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपने है ना चावल को थोड़ी देर अपने मुंह में रखा, उसको चबाया, च्यू करने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो कोई कलर चेंज नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम था, जब आपने उसे अपने माउथ में डाला था, थोड़ी देर चबाया था, तो आपकी जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उसने है ना स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ना अब वो कार्बोहाइड्रेट वाले टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ना यहाँ से क्वेश्चन बना के देते हैं, वो देते हैं एक नॉर्मल कि बॉइल्ड राइस डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर दिखाया, च्यूड राइस डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला तो कोई कलर चेंज नहीं आया। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और च्यूड राइस जो है वो क्यों कलर चेंज नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो चुका है शुगर में, ठीक है, डाइजेशन हो गया है क्योंकि उसका, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे माउथ में ना बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, जिनको हम गट बैक्टीरिया बुलाते हैं, और वो ना हमारे लिए नुकसान नहीं देते, ठीक है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर आप है ना ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, आप अपना मुंह खाना खाने के बाद सही से साफ नहीं करते हैं, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो ना जो शुगर्स हमारे दांतों में फंसी रह जाती है ना, उस पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। और उससे ना हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी वो पूछते हैं कि टूथ डिके स्टार्ट होने के लिए आपके माउथ का पीएच क्या होना चाहिए। तो 5.5 से बिलो अगर आपके माउथ का पीएच है तो आपका है ना दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। और इसलिए आपको पता है जो टूथपेस्ट होते हैं मोस्टली वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एसिड बना हुआ है ना मेरे मुंह में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक कुछ यूज करना पड़ेगा ना। तो टूथपेस्ट हमारे सारे बेसिक नेचर के होते हैं। और टूथ डिके किस पीएच पे स्टार्ट होता है, 5.5 पे। और सलाइवरी अमाइलेज का पीएच क्या होता है, 6.8। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ना आपको ऐसा होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपको ना हिचकी आ जाती है, ठीक है, चोकिंग सेंसेशन लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो कभी कभी ना हमारे माउथ में है ना जो ईसोफेगस है उसमें है ना फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो विंड पाइप में है ना कभी कभी अगर आपका खाना गलती से चला जाता है, ठीक है, आपका जो एपिग्लॉटिस जो उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, अगर वो गलती से हट जाता है, हम बोलते हैं, तो फूड जब उसमें एंटर कर जाता है तो आपको है ना चोकिंग सेंसेशन फील होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है टंग। तो टंग है ना एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। आपको पता है हमारी जो जीभ होती है उसमें कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है। और वो अटैच कैसे होती है, वो फ्लोर पे अटैच कैसे है, तो एक जिसकी हेल्प से वो अटैच है उसको हम फ्रेन्युलम बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना अगर आप कभी अपनी टंग को है ना ध्यान से शीशे में देखोगे तो आपको ना उस पर ना थोड़े थोड़े छोटे 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 दाने नजर आएंगे, रेज्ड सरफेस नजर आएंगे, जिनको है ना पैपिले बुलाते हैं, जिनके ऊपर है ना टेस्ट बर्ड होते हैं। तो टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है, आप है ना कोई भी चीज खाते हो तो आप बता पाते हो कि ये खट्टी है, ये मीठी है, ये कड़वी है। तो कोई आपकी मदद कर रहा है ना, तो आपकी टंग है ना डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड होते हैं उस पर, तो इस वजह से आप बता पाते हो डिफरेंट चीजों का टेस्ट। और जिन रेज्ड डॉट की वजह से आप ये बता पाते हो उनको हम पैपिले बुलाते हैं। अब देखो हमारी टंग को अगर आप देखोगे तो हमारी टंग में ना ऐसे ऐसे डिवाइडेड होती है। तो हमारा जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है वो है ना मीठे को टेस्ट कर पाता है, ठीक है। कभी कभी ना वो हमें टंग को दे देते हैं, लेबल करने के लिए दे देते हैं कि स्वीट वाला पार्ट कौन सा है, बिटर कौन सा है, सोर कौन सा है, सॉल्टी कौन सा है। तो अगर आप देखोगे सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बिटर चीजों को, कड़वी चीजों को पहचानने में आपकी मदद करता है। जो सबसे फ्रंट पार्ट है वो आपका मीठी चीजों को पहचानने में मदद करता है। उसके साइड में जो पार्ट होता है वो सॉल्टी चीजों को पहचानने में आपकी मदद करता है। और उसके पीछे जो है वो आपका खट्टी चीजों को पहचानने में आपकी मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट बड कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, जब आपने खाने को खाया, दांतों ने उसे चबाया और सलाइवा उसके साथ मिक्स हो गया, ठीक है, तो आपका जो सॉलिड फूड है उसके बाद है ना ये आपके ईसोफेगस से पास होता है। तो जब आपका फूड पास हो रहा होता है ना ईसोफेगस में, तो आपको फील तो नहीं हो रहा होता ना, लेकिन एक मूवमेंट चल रही होती है, ठीक है, आपका खाना ऐसे वो खुलेगा, नीचे गिरेगा, फिर वो बंद होएगा, खुलेगा, ऐसे इस वाली पूरी मूवमेंट को हमें ना पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बुलाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा होता है, एक बार आपका फूड पाइप ऐसे बंद हो रहा होता है, फिर वो खुल रहा होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की कॉन्टिन्यूअस पाथ चल रहा होता है, इसको हम है ना पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बुलाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं कि जो आपका फूड का जो मूवमेंट होता है ईसोफेगस में उसको क्या कहते हैं, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं उसको। ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है जिसमें आपका ओरल कैविटी, माउथ और आपके ग्लैंड आ रहे हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं, बकल कैविटी बुलाते हैं। और देखो इन्होंने तीनों ग्लैंड आपके दिखाए ना, पैरेटेड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है ना ईसोफेगस में आपका खाना जा रहा होता है और उसके बाद वो खाना कहाँ पे जाके गिर जाता है, स्टमक में। स्टमक से वो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन उसके साइड में ना देखो एक और ऑर्गन होता है, लिवर, ठीक है। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और वहीं पे है ना गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन सब के क्या क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा खाना एनएस में चला जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो भी वेस्ट फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में पैनक्रियास का क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, ठीक है। और ये डोडेनम, जेजुनम जो है, ये सब कुछ है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन है, रेक्टम, एनस एंड कोलन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा खाना ईसोफेगस के बाद से अब है ना स्टमक में चला गया है। तो स्टमक में क्या होगा, ये है ना एक थिक वॉल्ड बैग है जिसकी शेप कैसी है ना, जे शेप्ड का है, ठीक है। और ये है ना सबसे चौड़ा पार्ट भी है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट भी है, ठीक है। इसमें ना फूड पाइप से आता है और उसके बाद है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ईसोफेगस से खाना आएगा और उसके बाद जब स्टमक में खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो उसको कहाँ भेजता है, नेक्स्ट स्टेप्स के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके अलावा है ना हमारे स्टमक में है ना तीन चीजें और भी होती हैं, क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों चीजें क्यों प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे पहले है ना म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। तो क्या करता है, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसका पीएच है ना 1.8 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1.8 पीएच का मतलब है मेरे पूरे के पूरे स्टमक है ना बहुत बुरे तरीके से जल सकता है अगर म्यूकस प्रेजेंट ना हो। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जब वो इतना एसिडिक है, हमारे इनर लाइनिंग को जला सकता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत क्या है, ठीक है। तो दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ना जब आप कभी कुछ कुछ खाते हो ना, तो कभी कभी आप है ना उसके साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल चीजें भी खा लेते हो, कुछ कुछ बैक्टीरिया, वायरस, वो भी आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये उनको मार देता है, ठीक है, हमारे फूड में जो गलत चीजें हमने खा लिया उनको मार देता है। दूसरा फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, हमारे स्टमक में ना मोस्टली प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो पेप्सिन नाम का हार्मोन हमारा होता है वो है ना वर्क करता है एसिडिक कंडीशन में। अगर मेरे स्टमक में है ना एसिडिक कंडीशन नहीं होगी तो पेप्सिन है ना एक्टिवेट ही नहीं हो पाता, यानी कि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए किसकी इंपॉर्टेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो म्यूकस का फंक्शन क्या है, वो हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शन है, वो एक तो बैक्टीरिया को मारता है और दूसरा फंक्शन है कि स्टमक में ना पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए वो होता है, ठीक है। और तीसरा जो मैंने बताया डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका नाम पेप्सिन है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन को ना और भी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, यानी कि प्रोटीन का अगर मैंने एक बहुत बड़ा बल्क पार्ट खाया था उसको सिंपल प्रोटीन्स में तोड़ देगा, जब जिस फॉर्म में ना मेरी बॉडी उसे यूज कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आपका बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन आपके खाने में सिर्फ प्रोटीन नहीं था ना, और भी चीजें थी, तो अब है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना कहने को तो छोटी आंत कहलाती है, लेकिन ये ना बहुत ही कॉइल्ड होती है, यानी कि ना एकदम ऐसे पूरी मुड़ी 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 रहती है। और इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है, आपको पता होनी चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर है। अब अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसको हम स्मॉल क्यों बुला रहे हैं, तो इसको है ना हम स्मॉल इसलिए बुला रहे हैं कि अगर आप इसको है ना क्रॉस एरिया वाइज देखेंगे ना तो ये छोटी होती है, ठीक है, इसलिए, लेकिन ये वैसे बड़ी है, ठीक है। अगर मैं इसको मीटर्स में मेजर करूं तो ये बड़ी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिवर से अब आपका जो सिक्रीशंस है वो यहाँ पे आए, अब है ना लिवर से और पैनक्रियाज से इसके अंदर कुछ जूसेस आएंगे जो है ना बाकी की चीजें जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने बताया लिवर जो एक ग्लैंड है जो हमारे अपर पार्ट में, एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट था, ठीक है। लिवर के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है कि लिवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। एसएससी में बार बार आता है
टीचिंग एग्जाम्स में बार बार आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारी बॉडी का, तो लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद क्या करता है, लिवर है ना एक जूस को सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल जूस बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बनाता तो लिवर है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर पे। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, तो ये देख रहे हैं आप, लिवर के साथ ही है ना गॉल ब्लैडर भी एक अलग से ऑर्गन है ना। तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बनाने का काम किसका है, लिवर का, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और बाइल का काम क्या होता है, अब ये बाइल जूस क्या करता है, ये ना फैट को डाइजेस्ट करता है। मैंने बताया ना हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। तो सबसे पहले ना हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट तो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो गए थे। उसके बाद है ना जो हमारे प्रोटीन्स थे वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गए, और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैट है अब वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो उसके लिए कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाइल जूस, ठीक है। तो पैनक्रियाज, उसके बाद है ना हमारा एक और ग्लैंड है पैनक्रियाज, ठीक है। ये ग्रीन कलर का ग्लैंड होता है जो है ना स्टमक के नीचे ही प्रेजेंट होता है, और यहाँ से भी है ना पैनक्रियाटिक जूस आएंगे जो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो बचे बचे अब पार्ट्स बच गए ना, कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट बच गया है, फैट्स का कुछ पार्ट बच गया है, प्रोटीन का कुछ पार्ट बच गया है, उन सबको है ना ये डाइजेस्ट करेंगे। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा डाइजेशन में इतनी हेल्प नहीं कर रही होती है, सबसे ज्यादा डाइजेशन में हेल्प हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। अब जितना भी खाना बचा हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट में पहुंच गया, और वहां पे है ना ये जो सारे इंटेस्टाइनल जूसेस आए हैं ये उनका डाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, वो सिंपल शुगर में टूट जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने शुरू हो जाएंगे, और प्रोटीन से अब अमाइनो एसिड बनना शुरू कर जाएगा। तो हमारी जो बॉडी है ना वो प्रोटीन को प्रोटीन की फॉर्म में नहीं यूज करती है, वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में यूज करती है। हम है ना कार्बोहाइड्रेट को भी डायरेक्टली नहीं आता है। आपको पता है जब आपको कभी चक्कर आ रहा होता है तो आपको बोला जाता है ग्लूकोज पी लो, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी है ना जिस फॉर्म में फूड को सबसे ज्यादा यूज करती है वो है ग्लूकोज, ठीक है। और फैट्स को भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको भी है ना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनने के बाद यूज कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, अब जो सारा का सारा खाना हमारा बन गया है, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट हो गया है, अब वो बॉडी यूज भी तो करेगी ना। तो इस प्रोसेस को, जिसमें ना हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू सारा का सारा खाना जो कंपोनेंट यूजफुल कंपोनेंट बने उनको यूज करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे ना एक एरिया होता है जिसको है ना हम विलाय बुलाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बहुत सारे, है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाय बुलाते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस लिए होती है, ये ना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। तो विलाय क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो विलाय के पास है ना बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, जो सारा का सारा फूड बना है डाइजेस्ट हो गया है उसको है ना लेके जाना शुरू करती है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। तो जब है ना हमारा सारा फूड जो डाइजेस्ट हुआ था वो वहां पर जाने लग जाता है जहां पर उसकी जरूरत है, जहां पे उसे जो काम करना है, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड बढ़ गया, सारा का सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता ना, कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमने वेस्ट खाई है, ठीक है। तो वो सारा का सारा फूड अब कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन है ना चौड़ी होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। मैंने बताया ना कि इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 मीटर है, ठीक है। ये क्या करती है, इसका फंक्शन है कि पानी को एब्जॉर्ब करती है, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आपका जो खाना है उसमें है ना बहुत सारा पानी भी तो आपने पिया है ना एक दिन में, तो उसको ज्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जितना भी अब फालतू का वेस्ट बचा है उसको ना रेक्टम में भेज देती है, जो वहां थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा, उसके बाद है ना वो एनएस से बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। इंजेशन का मतलब था फूड को बॉडी में लेना, और इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। उसके बाद जो होता है काउ, बुफेलो, चूइंग, ये जो एनिमल्स होते हैं, आपने अगर इनको कभी नोटिस किया होगा ना तो ये ना खाना खाने के बाद हमेशा इनका मुंह चलता रहता है, चलता रहता है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो मोस्टली है ना ये जो काउ और बुफेलो होते हैं ये घास खाते हैं, ठीक है। तो घास को है ना डायरेक्टली स्टोर करना इतना इजी नहीं होता, तो ये क्या करते हैं पहले सारा का सारा घास खा लेते हैं और अपने स्टमक में, जिसको र्यूमन बुलाते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड होता है ये ना, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बुलाते हैं, कड़ बुलाते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछेंगे कि कड़ किसको बोलते हैं, तो जो घास इन्होंने खाया जो अभी पार्शियली डाइजेस्टेड है, ठीक है, अभी पूरा का पूरा वो पचा नहीं है, उसको बस इन्होंने अपने पूरे स्टमक में डाल लिया है, जिसको र्यूमन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये कड़ है ना बार बार ये अपने मुंह में इनके आता रहता है और उसको है ना चबा चबा के दोबारा वापस भेज रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इन एनिमल्स को, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और इन एनिमल्स को ना मोस्टली हम रूमिनेंट्स बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे घास जो होता है वो रिच होता है सेल्यूलोज में, जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और हमारे जो काउज एंड बुफेलो है इनके र्यूमन में ना बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो है ना सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं,
ठीक है। और जो हम होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, हम है ना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम घास नहीं खाते हैं। अब आप देखोगे हॉर्स, रैबिट, ये सारे जो एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैल्शियम बुलाते हैं। ये ना ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एक एरिया है। अब देखो ये जो एक एनिमल है ये घास खा रहा है, उसके बाद है ना र्यूमन, जो इनका स्टमक होता है उसको र्यूमन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग उस खाने को वहां पे स्टोर कर रहे हैं और दोबारा से वो इनके माउथ में आता रहता है, ये उसे चबाते रहते हैं और वापस भेजते हैं, इसलिए पूरे टाइम इनका मुंह चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा है ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो है ना पानी में मिलता है, ठीक है। अमीबा के पास है ना सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंड डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें ना वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अमीबा है ना कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन और शेप बदलता रहता है। तो वैसा किसकी मदद से कर पाता है, क्योंकि उसके पास है ना एक फॉल्स फीट प्रेजेंट होता है जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पोडिया का मतलब होता है पैर, ठीक है, तो स्यूडो का मतलब फॉल्स, ठीक है। तो इसलिए है ना हम इसे फॉल्स फीट कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी मदद करता है मूवमेंट करने में और खाना पकड़ने में, ठीक है। अमीबा क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहां पे घूम रहे होते हैं उनको खाता है, ठीक है। तो जैसे ये देखता है ना कि आसपास कहीं फूड है, तो अपने स्यूडोपोडिया को ये उस फूड के अराउंड ट्रैप कर लेता है, उसे घेर लेता है, उसके बाद है ना उसको अंदर लेने के बाद इनगल्फ कर जाता है, ठीक है। फूड वैक्यूल में वो खाना फंस जाता है। उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। क्विक फैक्ट शीट जो है इसमें, सलाइवरी अमाइलेज का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। टूथ डिके स्टार्ट होने के लिए आपके माउथ का पीएच क्या होना चाहिए, आपके दांत खराब होने किस पीएच पे शुरू होते हैं, अगर आपके मुंह का पीएच बिलो 5.5 है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो 7.5 मीटर है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर है। इसी चैप्टर में पूछा हुआ है ओआरएस क्या होता है। तो जब कभी आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो आपको ओआरएस पीने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लिवर। और ये स्टमक की डिस्कवरी किसने की थी, जिसने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चेक किया था, उनका नाम था डॉक्टर विलियम बेमाउंट, ठीक है। और लिवर क्या करता है, वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, इस बाइल जूस को स्टोर करता है। तो कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, तो आपको लगेगा कि हाँ गॉल ब्लैडर से आता है तो वही बनाता होगा, लेकिन बनाता कौन है, लिवर। और उसको सिक्रीट को मतलब स्टोर कौन करता है, सिक्रीट करता है लिवर, और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। थैंक यू, आई होप अब आप इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 6 क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड एंड 7th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, जो है ना फूड टॉपिक को कवर करता है हमारा सीटेट में भी। और अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा जो फूड वाला टॉपिक है वो इन 4 चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए।